हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाला जो सेशन है हमने आप बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है एसआई मेंस के इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स पर मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोग एसआई मेंस के लिए सर इंग्लिश के लिए थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, हमें उसके लिए हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने इसी बात का ध्यान रखते हुए आप बच्चों के लिए इंग्लिश का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप बच्चों के लिए एसआई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब पर लाने का प्लान कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको डेली बेसिस पर आपको एसआई मेंस के रिगार्डिंग इंग्लिश का पूरा सेक्शन कवर करवाता हुआ चलूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। और आज आज वाली क्लास में मैंने आप बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एसआई मेंस का जो इंग्लिश वाले सेक्शन में पूछा जाएगा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसे प्लान कर लिया है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे साथ, आज हम लोग मेरे साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन मेरे साथ सीखने वाले हैं, जो कि एसआई मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और मेरी सलाह है आप सभी बच्चों से कि आपको इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आप सभी के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन को प्रेजेंट करने वाला हूं मैं राकेश चलरेजा। और अगर आपको इस वाले सेशन की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पीडीएफ की जरूरत है, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल @तलरेजा राकेश में मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इसके अलावा ये तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले इस वाले सेशन के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स प्लान किए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, आप बच्चों को ना इन फिल इन द ब्लैंक्स को डील करना सिखाऊंगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में ना अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ही आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंस में, मतलब ये कि जब आपसे पूछेगा कि भाई क्या ग्रामेटिकल एरर है, उस सेंस में भी आपसे पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक कन्वे करता हुआ चलूंगा, फिर हम लोग उसके एडवांस लेवल पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा सेशन में एंड तक। शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 पे लिखा हुआ है, चलो चलो थोड़ा सा ख्याल करना, मेरे साथ बने रहना। क्वेश्चन 1 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द प्यूपिल्स इन अवर क्लास डैश ओन कार। अब आपको ना इस सेंटेंस की पहले पूरी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। ये प्यूपिल्स क्या वर्ड होता है पहले आपको ये पता चलना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ना हम लोग पीपल्स वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये पीपल्स वर्ड कुछ और नहीं, दरअसल स्टूडेंट्स को कन्वे करता है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी क्लास के स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट के पास क्या है भाई? कार है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको इसमें चुन के बताना है कि ओन लगेगा कि ओन्स लगेगा। ठीक है, आपको ना ये वाली चीज समझ में आ जाएगी कि क्या लगने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको ना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट का जो नियम है वो समझना पड़ेगा, तभी आप इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर पाओगे। तो पहले आप मेरे से ना इत्मीनान से वो कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, इतना से बार कंसेप्ट सुन लेना। कंसेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखना। कंसेप्ट ये कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंसेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा उसको सुनने की कोशिश करना। कंसेप्ट ये कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, और वो एग्रीमेंट हमसे ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उस स्थिति में वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमसे ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये हमसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहता है। और वैसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो इसका मतलब यह है कि वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट साइन हो रखा है बच्चे लोग, और ये लोग इसी एग्रीमेंट के हिसाब से चलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सेंटेंस का वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो सेंटेंस का वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। एकदम टू द पॉइंट वाली बात। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इस वाली चीज को समझने की कोशिश करना जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझना। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्यूपिल्स है कि क्लास है कि वन है, आपको ये समझना पड़ेगा। बात को समझो। बात जो है ना क्लास पर नहीं चल रही है। सेंटेंस में जिस पर भी बात चल रही होती है ना हम लोग उससे सब्जेक्ट मानते हैं। बात क्लास पर नहीं चल रही है, बात चल रही है कि हमारी क्लास के बच्चों में, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स में। सीना है समझ में? तो बात स्टूडेंट्स की चल रही है। और अगर थोड़ा सा और डीप में जाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा बात स्टूडेंट्स की भी नहीं चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें से किसी एक स्टूडेंट की बात चल रही है जिसके पास दरअसल कार है। तो बात किस पर चल रही है? बात उस एक स्टूडेंट पर चल रही है जिसके पास क्या है? कार है। बच्चे लोग आगे आपको बात समझ में? बात उस एक स्टूडेंट की चल रही है जिसके पास दरअसल कार है।
आइडिया एक्सेप्टेड है आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मेरे लिए जो सब्जेक्ट है वो ये वन स्टूडेंट है जो कि कार रख के बैठा है, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो दरअसल क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर ये जो वर्ब वाली जगह है इस पर जो भी आएगा वो दरअसल सिंगुलर ही आएगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओन और ओन्स में सिंगुलर कौन होता है। ओन का मतलब होता है उस चीज का मालिक होना, तो ओन और ओन्स में सिंगुलर कौन, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा इस वाली चीज को समझो, यहां पर आपके समझने के लिए बहुत कुछ है। देखो जरा, थोड़ा सा ब्लैंक साइड यूज करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना। ये वाली बात सच है कि जैसे मान लिया मेरे पास बॉय लिखा हुआ है, मान लिया मेरे पास बॉय लिखा हुआ है, अब मेरे को उसको प्लूरल बनाना है तो मैं कर देता हूं बॉयज, ठीक है। मेरे पास क्लास लिखा हुआ है, तो मेरे को अगर उसको प्लूरल बनाना है तो मैं कर देता हूं क्लासेस। तो मैं आपको ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस या ई एस उस शब्द के आखिर में लगा देते, तो एस या ई एस लगाने से वो चीज प्लूरल हो जाती है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी सुन रखे हैं। लेकिन ये जो चीज आपने सुन रखी है ना, ये सही है लेकिन पूरी सही नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं है। आपको ना थोड़ी सी बात इसकी सही है, लेकिन इसकी आगे की चीजों को भी आपको ख्याल होना चाहिए। बात को समझो, ये वाली बात सच है कि एस या ई एस लगाने से चीजें प्लूरल हो जाती है, लेकिन इस वाली बात को समझ लेना कि प्लूरल सब कुछ नहीं होता है, प्लूरल सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है। नाउन में एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के केस में, वर्ब के केस में थोड़ा इत्मीनान से समझना तुम इस वाली बात को, और यहीं पर तुम्हारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। वर्ब के केस में जैसे ही आप एस या ई एस लगाएंगे, जैसे ही आप एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। मतलब क्या है कि वॉक प्लूरल है, और जैसे ही मैं एस लगाऊंगा तो होगा वॉक्स, वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैंने रन कहा तो वो प्लूरल है, जैसे ही मैं एस लगाऊंगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे मैंने ओन कहा तो वो प्लूरल है, जैसे ही मैं एस लगाऊंगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। ये है कंसेप्ट, और ये आपको पता होना चाहिए। जब ये कंसेप्ट आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन हमसे डील हो पाएंगे। समझो जरा बात को, एस या ई एस लगाने से चीजें प्लूरल होती हैं, लेकिन सिर्फ क्या, नाउन। वर्ब के केस में एस या ई एस लगाने से वो दरअसल प्लूरल बन जाता है बच्चे लोग, सॉरी सिंगुलर बन जाता है वो। जब मैं एस या ई एस लगाऊंगा तो वो सिंगुलर बनता जाएगा। एक और लिख के बताऊं कैसे, जैसे डू, डू सिंग प्लूरल है, जैसे मैं ई एस लगाऊंगा डज, वो सिंगुलर हो जाएगा। समझ गए बात को आप? बात आई समझ में? आइडिया एक्सेप्टेड है? तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर रहनी चाहिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीजें जो है आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया, वर्ब वाले केस में क्या होता है। वर्ब वाले केस में जब हम लोग एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो ये है वर्ब, ठीक है। एस लगा है तो ये सिंगुलर हो गया, एस हटा है तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है वन जो कि सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो साइन क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, ओन्स आना चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कंफर्टेबल है? पता चला कैसे डील करना था? मेरा ख्याल है अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और अब मैं इनको जो है अप्लाई करूंगा थोड़ा सा फास्ट फास्ट। तो क्या कहता है, द लायंस ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। आपका पहला टास्क होता है ये समझना कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ईस्ट है या लायंस है। अब जरा बात को समझो, ये कह रहा है द लायंस ऑफ द ईस्ट, मतलब ईस्ट के जो शेर है, ठीक है। अब इस हिसाब से जो हम बच्चे लोग हैं ना उसको सीधा ये समझ लेते हैं कि अच्छा मेरा जो बात है वो लायंस पर चल रही, तो लायंस सब्जेक्ट हो गया और एस लगा हुआ है इसलिए ये प्लूरल हो गया। लेकिन आप बात को समझो, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। इसका मतलब क्या पता है, द लायंस ऑफ द ईस्ट, ये पूरा का पूरा एक नाम है। और वो क्या नाम है, किसी एक किताब का नाम है। तो किसी एक किताब का नाम है, कैसे पता सर आपको? एन लिखा हुआ है ना, एन मतलब होता है एक,
तो ये किसी एक बुक का नाम है, तो ये पूरा का पूरा एक बुक का नाम है। तो यहां पर मैं सिर्फ लायंस को इंडिविजुअली नहीं देखूंगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, मैं इस पूरे टर्म को देखूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म नाम है। सीना है समझ में? और ये नाम है और यहाँ पर एन लगा हुआ है, इस वजह से ये सिंगुलर है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब मेरे को पहचानना आना चाहिए कि इस और आर में सिंगुलर क्या होता है। दोनों का मतलब ये है होता है, जिसमें इस जो है सिंगुलर है और आर जो है प्लूरल है, तो इस वजह से इसका आंसर बन जाएगा इज। समझिए कैसे डील करते हैं पहले? आइडिया मिला बच्चों को? समझ में आ गई चीजें कैसे बनाना होता है? चलिए फिर से कोशिश करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास, फटाफट कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माय फेवरेट डिश। अब ये वाली बात सही है कि जब भी हम एंड लगाते हैं तो इसका मतलब दो चीजों को मिलाते हैं। एक या एक ही होगा तो वो सिंगुलर होगा, दो या दो से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा। तो यहां पर एक एप्पल पाई दिख रहा है और दूसरा कस्टर्ड दिख रहा है। ये दरअसल डिश है, जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं ना, वैसे ही आप जैसे कोई कैफे वगैरह जाएंगे तो वहां पर आपको एप्पल पाई और कस्टर्ड देंगे। ठीक है, अब बात को समझो। जैसे हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में ना बच्चे लोग दाल भात वर्ड यूज करते हैं, ब्रेड बटर वर्ड यूज करते हैं। हालांकि दो चीजें हैं, एक दाल और एक भात, ब्रेड और बटर, लेकिन हमेशा ना इन दोनों चीजों को ना एक साथ ही प्रयोग किया जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि भाई दो चीजें ऐसी हैं जो हमेशा एक साथ ही आती हैं, तो उनको एक पेयर के रूप में सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। अब यही छोटी छोटी बातें ना आपको मेरे से इस वाले सेशन में सीखनी है। अब आप इस वाली चीज पर नहीं जा सकते कि सर ऐसा कैसे, आप जब मर्जी आता है सिंगुलर बोल देते हो, जब मर्जी आता है प्लूरल बोल देते हो। भाई इंग्लिश के कुछ नियम है जो हमको फॉलो करने होते हैं। जैसे आपके लिए दाल भात एक ही चीज है क्योंकि वो एक पेयर में आती है, वैसे ही जैसे आप कभी कैफे वगैरह जाएंगे तो उनके लिए भी एप्पल पाई और कस्टर्ड एक ही चीज है जो हमेशा वो पेयर में देते हैं। सीना है आपको समझ में? तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो भी होगा सिंगुलर आएगा। इज सिंगुलर होता है, इस वजह से यहाँ पर इज आ जाएगा। पता चला कैसे डील करना होता है? आइडिया मिला बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब देखो हमने सीखा हुआ है कि ना जब भी नंबर लग जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 1 बॉय, तो ये सिंगुलर है। अब मैं जैसे ही बोलूंगा 2 तो ये बॉयज हो जाएगा, BOYS, तो ये प्लूरल हो गया। जैसे ही बोलूंगा 3 तो ये प्लूरल हो जाएगा, बॉयज, प्लूरल हो गया। 4 बॉयज, 5 बॉयज, 10 बॉयज, मतलब जब भी 1 लगा है तो सिंगुलर है, उसके अलावा कोई भी नंबर लगा हुआ है तो हमेशा वो प्लूरल होता है। तो वहां पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, जो कि प्लूरल होना चाहिए था। एकदम सही बात है, 10 किलोमीटर प्लूरल होना चाहिए था। लेकिन जरा समझना, यहां पर उसने कह दिया अ लॉन्ग वे टू वॉक। लॉन्ग वे टू वॉक मतलब, अ लॉन्ग वे टू वॉक का मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल ना वो ना 10 किलोमीटर को ना एक समूह के रूप में देख रहा है कि यार उतना दूर जाना पड़ेगा, कितना, 10 किलोमीटर। तो वो एक एक कंप्लीट समूह के रूप में देख रहा है, अलग अलग 10 किलोमीटर नहीं देख रहा है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे नहीं देख रहा है। वो कहता है इतना दूर जाना पड़ेगा, कितना, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो वो एक बार में जर्नी को देख रहा है। तो जब वो एक बार में जर्नी को देख रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे मान लिया कि ना आप नोटों की गड्डी देखते हो, नोटों की गड्डी में आप बहुत सारे नोट देखते हो, लेकिन गड्डी तो एक ही होती है ना। वैसे ही 10 किलोमीटर में भले 10 किलोमीटर हैं, लेकिन है तो एक ही जर्नी ना, इस वजह से वो सिंगुलर काउंट होगा। ये सिंगुलर काउंट होगा, ये सिंगुलर काउंट होगा। अब इज और आर में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट साइन हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। समझ गए बात को कैसे डील करना है? नेक्स्ट है मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। अब फिर से वॉज और वर। वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे। वॉज मतलब है सिंगुलर, वर मतलब है प्लूरल। इतना तो पहले आपको देखते ही समझ में आना चाहिए वर्ब में कि क्या सिंगुलर होने वाला है और क्या प्लूरल होने वाला है। पहला तो आपको यही टास्क होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझना, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। अब ये कैसे डील होगा जरा समझना। ये नियम है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। जब भी एज वेल एज यूज होता है, नियम आपको पता होना चाहिए, जब भी एज वेल एज यूज होता है तो हमेशा वर्ब जो होगा वो पहले वाले नाउन के हिसाब से यूज होगा। लिख लो इसको कहीं नोट बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। कभी भी एज वेल एज अगर यूज होगा तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के हिसाब से यूज किया जाएगा। अब पहला वाला नाउन क्या है? पहला है मोहन, दूसरा है सोहन। तो पहला वाला नाउन है मोहन, तो इसके हिसाब से यूज किया जाएगा। मोहन क्योंकि सिंगुलर है, मोहन क्योंकि सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर सिंगुलर आएगा।
वॉज सिंगुलर होता है, इस वजह से का सही जवाब हो जाएगा वॉज। सीखे बात तो कैसे डील करना था। आई बात समझ में बच्चों के? आइडिया एक्सेप्टेड है यहाँ तक? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ना धीरे धीरे आप चीज़ों को मेरे साथ ना कनेक्ट कर पा रहे होगे और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो मेरे साथ थोड़ा सा बने रहना और चैट सेक्शन पे हमेशा अपने कमेंट देते रहना। देखो हर एक इंसान को ना मोटिवेशन की जरूरत होती है और मैं आप बच्चों को हमेशा से वाली बात कहते आया हूँ कि आपके जो कमेंट है ना चैट सेक्शन में वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे और काम करना है। नहीं तो फिर मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि यार बच्चे लोग जो हैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो चलो कुछ और सोचते हैं। फिर मेरे को ऐसा फील आने लगता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं नहीं हेल्प पहुंचा रहा है मैं कंटिन्यू रखूं, तो हमेशा चैट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर डालिए। क्या ही कमेंट डाले सर, अरे तुम एक तो हाई फाई भेज दो बस, बस मैं समझ जाऊंगा कि आपको मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि आपको और जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के बाद मेरे को एक टॉपिक है, जैसे उदाहरण के लिए टेंस बच्चों को बहुत परेशान करता है, सर मेरे को आपसे टेंस पढ़ना है, सर आप अगला टॉपिक टेंस पढ़ाइए। आप लिख दो चैट सेक्शन में कि आपको कौन सा अगला टॉपिक पढ़ना है, मैं अगला टॉपिक वही लेकर आऊंगा। लेकिन मेरे साथ आपको बात करते रहना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अपने हाथ बिल्कुल चला के रहिएगा, रोकिएगा मत उन्हें। हाँ जी, कुछ चीज अगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी लिख दो, बहुत ही बकवास पढ़ा है सर, एक मजा नहीं आया, लिख दो, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? नीदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। अब जरा बात को समझो, यहां पर दो नाउन है, एक है जॉन और दूसरा है यू। तो कभी भी दो नाउन, एक हो गया जॉन और दूसरा हो गया यू, कभी भी दो नाउन, अगर रूल है लिख लो इसको, नीदर नॉर या ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों। रूल बोल रहा हूं, कभी भी दो नाउन नीदर नॉर ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो हमेशा जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है वो नियरेस्ट नाउन के हिसाब से होता है। लिख लीजिए इसको, एज वेल एज में फर्स्ट नाउन के हिसाब से होगा, लेकिन नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में हमेशा वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब सॉरी, नियरेस्ट नाउन के हिसाब से होगा, तो नियरेस्ट नाउन कौन है? यू है। तो नियरेस्ट नाउन यू है तो यू के हिसाब से सब कुछ चलेगा, मतलब करीबी नाउन के हिसाब से होगा। यू जो है, हमेशा इस वाली बात को समझना, यू जो है यू आर या यू वर वाला फॉर्म लेता है, तो इसलिए वहां पर आ जाएगा वर। समझ गए कैसे डील होता है? ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में जब भी वर्ब भरा जाएगा तो नियरेस्ट नाउन के हिसाब से भरा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि सर यहाँ पर तो यू नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। हाँ, मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से भरा जाएगा, चाहे वो नाउन रहे चाहे प्रोनाउन रहे, उसी के हिसाब से भरना। अब ठीक है, कंफर्टेबल है? मैं मान के चल रहा हूँ आप जो मैं नियम बता रहा हूँ, देखो जो मैं नियम आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको कॉपी में लिखने चाहिए, ये आपको बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस पे सॉल्व करते के दौरान ये लगते हैं, और इसी नियम को हम लोग खोज रहे होते हैं कहीं ना कहीं, वही भी आपको डायरेक्ट बोल बोल के सुना रहा हूँ। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ईदर शोभा और आई डैश टू ब्लेम। बोल रहा है कि या तो शोभा या तो मुझ पर ब्लेम किया जाएगा, ठीक है? अब फिर से आपको ये डिसाइड करना है कि यहां पर इज आएगा या एम आएगा। मैंने आपको क्या नियम बताया कि जब भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए होंगे तो जो वर्ब होता है वो नियरेस्ट नाउन के हिसाब से या नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। नियरेस्ट कौन है? आए, तो यहां पर आए के हिसाब से चलेगा। अब बताओ, आए के साथ में आप इज लगाते हो कि एम लगाते हो? आप आए के साथ में हमेशा एम लगाते हो, इसलिए यहां पर राइट आंसर होगा एम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में एकदम आने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगला है नीदर ऑफ देम डैश रॉन्ग। अब जरा बात को समझना, आपको समझना पड़ेगा कि अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। देम जो है ना, देम ये प्लूरल होता है, देम का मतलब होता है वे, तो ये अपने लिए प्लूरल हो गया। अब बोल रहा है नीदर ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई नहीं। अब क्योंकि मैं बोल रहा हूं उनमें से कोई नहीं, तो मतलब मैं सिंगुलर वाली बात कर रहा हूं। आ गई बात आपको समझ में? वे प्लूरल है, नीदर दरअसल जो है उनमें से कोई नहीं, मतलब सिंगुलर हो जा रहा है, तो दरअसल जो सब्जेक्ट है अपना वो सिंगुलर है और उसके हिसाब से वर्ब चुना जाएगा। मेरे को वॉज और वर्ब में सिंगुलर चुनना है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। वॉज सिंगुलर होता है इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वॉज। समझ गए कैसे डील किया मैंने? आ रही है चीजें समझ में? चलो फिर से कोशिश करते हैं, बने रहे मेरे साथ। अगला क्वेश्चन कहता है द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अब बात को समझो, ये काउंसिल क्या होता है? काउंसिल होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि जब बहुत सारे ऐसे लोग जो डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशन पर होते हैं जब बैठते हैं तो हम लोग उसे काउंसिल बोलते हैं, ठीक है? तो जो काउंसिल है वो एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा है।
अब समूहवाचक संज्ञा मतलब कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जिससे मिलकर समूह बना हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए क्लास, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो स्टूडेंट्स का ग्रुप क्लास कहलाता है, कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे हो गया आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी कहलाता है। जैसे हो गया टीम, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स का ग्रुप टीम कहलाता है। सीन आ रहा है आपको समझ में? अब वैसे ही काउंसिल है, काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है। अब सवाल यह है कि कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उनको एक यूनिट की तरह देखूं, भाई बहुत सारे स्टूडेंट है लेकिन क्लास तो एक ही है ना, तो वो सिंगुलर भी हो जाता है। तो बात को समझो, जो कलेक्टिव नाउन है ना, वो जरूरत के हिसाब से समय पर सिंगुलर के रूप में और समय पर प्लूरल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर से बात को रिपीट करूं, जो कलेक्टिव नाउन है वो जरूरत के हिसाब से सिंगुलर के रूप में और प्लूरल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको सेंटेंस को देखकर समझना पड़ेगा कि वो उसको सिंगुलर के फॉर्म में लेना चाहता है कि प्लूरल के फॉर्म में लेना चाहता है। हो दोनों सकते हैं, ठीक है। अब बात को समझो, ये मेरे को सेंटेंस पढ़ के समझ में आता है। कैसे भाई? जैसे यहां पे लिखा हुआ है इट्स। अब बेसिकली जो इट्स है ना, ये काउंसिल के लिए यूज कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है। अब ये अपना के लिए जो है हमने इट्स वाला वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। अब जरा इस वाली चीज को तुम समझने की कोशिश करो जो मैं आपसे कह रहा हूं, सुनना जरा। काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट, जिसमें जो इट्स है ये काउंसिल के लिए यूज किया गया है, और जो इट्स है ये दरअसल है सिंगुलर। अब वो अपने सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर रहा है खुद से ही, मैंने तो नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही लिख कर आया है। तो मेरे को ये पता चल गया उसने सिंगुलर प्रोनाउन इसीलिए यूज किया होगा क्योंकि उसने सब्जेक्ट को कैसे लिया होगा? सिंगुलर लिया होगा। मैंने रेक्टिफाई कर लिया कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस वजह से जो भी मैं यहां पर वर्ब चुनूंगा वो सिंगुलर होना चाहिए। हैज जो है सिंगुलर होता है और हैव जो है वो प्लूरल होता है। एग्री? तो यहां पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा हैज। बोलो क्या बोलते हो? आइडिया एक्सेप्टेड है? अगला है 2 and 2-4। अब पहले आपको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 2 and 2 को सिंगुलर फॉर्म में ले रहा है कि प्लूरल फॉर्म में ले रहा है। जैसे अपन बोलते हैं ना 2 और 2 4 होता है, तो वही इंग्लिश में बोल रहा है वो। तो फिर से 2 और 2, हालांकि 2 और 2 है लेकिन वो एज ए पेयर ले रहा है। 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे पेयर के फॉर्म में ले रहा है, तो इसलिए वो ऐसे सिंगुलर को कंसिडर कर रहा है। अब आपका काम यह है पहचानना कि मेक और मेक्स में सिंगुलर कौन है। मैंने आपको बताया था वर्ब के केस में जब भी ऐसे यस लगाओगे तो वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है, नाउन में प्लूरल होता है, तो ये होगा प्लूरल। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पर मेरा वर्ब भी आएगा सिंगुलर। मिक्स 4 एस वाला सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन सभी वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं। इस सवाल की हिंदी है। अब देखो वस्तुओं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वस्तुओं, आर्टिकल्स माने होते हैं वस्तुएं। अब वस्तुएं जो है प्लूरल है, लेकिन मजे की बात यह है कि आप देखो कि सेंटेंस में बात किस पर चल रही है? वस्तुओं पर बात नहीं चल रही है, वस्तुओं के दाम पर बात चल रही है। और वो जो दाम है, वो जो कॉस्ट है, वो दरअसल है बच्चे लोग सिंगुलर। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है दाम और वो सिंगुलर है, तो इस वजह से उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इस वजह से जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। हैज और हैव में मुझे पता है कि हैज सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर मैं हैज टिक करके आ जाऊंगा, जो कि एकदम सही जवाब भी बनेगा। अगला है ऑल द स्टूडेंट्स डैश इन अवर कॉलेज डैश इंग्लिश। ऑल द स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज डैश इंग्लिश। वो कह रहा है कि हमारे कॉलेज के सभी बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं। अब जरा चीज को समझना, कॉलेज है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब चीजों को जरा समझना, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑल लगाकर बोल रहा है, ठीक है। मतलब वो किस सेंस में ले रहा है? एक कलेक्टिव फॉर्म में ले रहा है, मतलब सारे के सारे बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। मतलब एक कलेक्शन के फॉर्म में ले रहा है, ऑल द स्टूडेंट मतलब एक यूनिट के फॉर्म में ले रहा है। तो क्योंकि वो एक यूनिट के फॉर्म में ले रहा है, इस वजह से इसमें जो भी वर्ब लूंगा वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिट के फॉर्म में ले रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आएगा लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। एक यूनिट के उसने रूप में कंसिडर किया हुआ है। यही छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ता है एग्जाम में जब ग्रामर पर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहने की कोशिश कर रहा है?
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चे लोग, द क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वाला। मैंगोज हालांकि प्लूरल, लेकिन बात तो उसकी क्वालिटी पर चल रही है ना, और क्वालिटी सिंगुलर है, तो क्वालिटी क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए यहां पर सिंगुलर आएगा, जो कि आएगा वॉस। ठीक है, नेक्स्ट है, ईच ऑफ दीज मिनरल्स फाउंड डैश इन इंडिया। अब देखो जरा बात को समझना, मिनरल्स जो है प्लूरल है, दीज भी जो है प्लूरल है, लेकिन ईच लगा हुआ है जो कि सिंगुलर होता है। और सेंटेंस कैसे बोल रहा है पता है, इन सभी खनिज पदार्थों में हर एक या फिर प्रत्येक भारत में पाया जाता है। तो जब उसने ईच लगा दिया, मतलब जब उसने प्रत्येक लगा दिया, तो वो सिंगुलर हो गया, जिसकी वजह से जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। हालांकि खनिज पदार्थ थे बहुत सारे, लेकिन उसमें से वो प्रत्येक की बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है, जो कि सिंगुलर होगा। तो इस वजह से यहां पर सिंगुलर चुना जाएगा, जो कि आएगा इज। मैं मान के चल रहा हूं कि आप ना थोड़ा इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो, मैं चैट सेक्शन में एक्टिव रहता हूँ, आप बिल्कुल मैसेज टाइप करके मुझे भेजिए, जहां भी आपकी हेल्प हो सके मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। देखो ये हम जो आपके लिए चैनल पर लेकर आ रहे हैं अलग से समय निकाल कर, वो सिर्फ इसलिए कि आप बच्चों की हेल्प हो सके। मैं मानता हूं कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता हो कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक चाहिए, सर ये वाली चीज़ को अपन वैसे कर सकते हैं क्या, जस्ट टाइप इट, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। अब फिर से भाई मैंने आपको बताया था, जब भी दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा फर्स्ट नाउन के हिसाब से वर्ब चुना जाता है। अब फर्स्ट नाउन क्या है, आयरन। आयरन क्या होता है सर, आयरन होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आयरन माने कि जो लोहा है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है। सर मैं लोहा गिन के बता दूं क्या, कैसे गिन लोगे लोहा तुम? लोहा को तुम जो है मेजर कर सकते हो, 1 किलो लोहा है, 2 किलो लोहा है, 100 किलो लोहा है, लेकिन गिन कैसे सकते हो? लोहा हम नहीं गिन सकते। ठीक है, आयरन इज सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो यहाँ जो भी आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए, तो इसकी वजह से यहाँ पर इज आएगा। समझ में आया कैसे डील करते हैं? नो न्यूज डैश गुड न्यूज। अब ये जो न्यूज है ये भी दरअसल सिंगुलर के ही सेंस में कन्वे होता है, भले ही एस क्यों ना लगा हुआ हो, लेकिन न्यूज एक सिंगुलर सेंस में कन्वे होता है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। देखो दो चीजें चल रही है, एक है पोएट और दूसरा है ड्रामेटिस्ट। पोएट मतलब होता है कवि, और ड्रामेटिस्ट मतलब होता है रचनाकार। ठीक है, तो अब मेरे को यह समझना है कि कितने लोग हैं। कवि एक अलग इंसान हो सकता है, रचनाकार एक अलग इंसान हो सकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितने लोगों की बात कर रहा है? तो मैंने इसके लिए आपको, हालांकि इसके पहले भी नियम बताया हुआ है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इत्मीनान से सीखने की कोशिश करना। देखो ये जो द है ना बच्चे लोग, ये जो द है ना, ये द दरअसल ना एक ही बार प्रयोग किया गया है। तो क्योंकि ये द एक ही बार प्रयोग किया गया है, इसका मतलब मैं ये समझ गया कि इंसान एक ही होगा, भले ही वो कवि और रचनाकार दोनों होगा, मतलब दोनों काम करता होगा, लेकिन इंसान एक ही होगा जिसके लिए उसने एक बार द का प्रयोग किया हुआ है। अगर मान लिया कि दो इंसान होते तो उसके लिए वो 2 बार द लगाता बच्चे लोग। इंसान एक ही है जिसके लिए उसने एक ही बार द का प्रयोग किया है। मैं ऐसे पता करता हूं, इंसान एक ही है मतलब सिंगुलर, सिंगुलर है, इसका मतलब जवाब हो गया इज। ऐसे हम लोग चीजों को हैंडल करते हैं। आगे बात समझ में, आइडिया एक्सेप्टेड है। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डेड। फिर से वही, ऑरेटर और स्टेट्समैन दो अलग अलग लोग हो सकते थे, लेकिन उसने जो है द लगा दिया है एक बार, मतलब एक ही इंसान है तो सिंगुलर होगा, इसलिए लगा दिया मैंने इस। आइडिया एक्सेप्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कहता है नीदर ऑफ द फिल्म्स डैश गुड। अब बात को समझना, हालांकि जो फिल्म्स है ये प्लूरल है, लेकिन इसमें से बोल रहा है कोई भी फिल्म, तो जो नीदर जो टर्म है ना वो सिंगुलर के सेंस में काउंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहां पर सिंगुलर आएगा, जवाब हो जाएगा वॉज। डैश है, नेक्स्ट है, द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट देयर। राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ वहां पर उपस्थित था। अब बात को समझो, बात उसके मंत्रियों की नहीं चल रही है, बात चल रही है राजा की, और ऐसी चल रही है कि जो राजा आया तो था अपने सारे मंत्रियों को भी लेकर आया था, तो डिस्कशन तो राजा पर है ना, और राजा सिंगुलर है, तो क्योंकि राजा सिंगुलर है इसलिए इसमें से सिंगुलर चुना जाएगा, तो जवाब होगा वॉज। मैं मान के चलो चीजों को समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट है, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड
इन द विलेज डैश वुंडेड, वुंडेड मतलब होता है घायल हो जाना। अब बात को समझो, मेन वुमन और चाइल्ड बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन वो एवरी बोलकर क्या कर रहा है पता है, एक बार में एक ही की बात कर रहा है। तो एक बार में एक ही की बात कर रहा है मतलब वो हो गया प्रत्येक, प्रत्येक हो गया, जिसकी वजह से वहां पर आ जाएगा वॉज, वहां पर आ जाएगा वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करी एंड राइस डैश हिज फेवरेट फूड, वही करी और राइस आपके लिए दाल भात, दो चीजें हैं लेकिन हमेशा एक बार में एक ही का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसके लिए यूज करेंगे सिंगुलर इज। एक बार में एक प्रयोग मतलब कि दोनों एक साथ हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़े बनकर आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक साथ प्रयोग होते हैं इसी वजह से इज लगेगा उसमें, एक पेयर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट एवर लीव्ड। अब जरा इसे समझने की कोशिश करना, देखो जरा, ग्रेटेस्ट लीडर्स प्लूरल है, वन ऑफ द सिंगुलर है। अब मैंने आपको इसके पहले पहले वाले क्वेश्चन में हालांकि बताया था कि जब वन ऑफ द लिखा रहता है इसका मतलब कि वो एक के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए अपन को सिंगुलर टर्म का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बात एकदम सही है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप इस वाली चीज को भी समझने की कोशिश करो। यहां पर ना एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि है दैट, और ये इस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आई डेयर यू कि आप इसका सही आंसर मार्क कीजिए कमेंट सेक्शन में, आई डेयर यू फॉर दैट। चलो सर सुनना मेरी बात को, देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। यहाँ पर ना दैट हालांकि वर्ड का प्रयोग किया गया है, समझना जरा, हालांकि यहाँ पर दैट वर्ड का प्रयोग किया गया है। अब ये दैट वर्ड ना दरअसल होता क्या है और ये कैसे पूरा गेम चेंजर का रोल प्ले करे, ये आपको समझना पड़ेगा। दैट दरअसल होता है रिलेटिव प्रोनाउन। मैं ना आने वाली क्लासेस में आपको जैसे अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ, वैसे आपको आर्टिकल नाउन प्रोनाउन सब पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी बीच बीच में चीजें आ रही हैं तो एक बार बताता हुआ चलता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सीखने वाले मोड पे रहिए, ठीक है। अब जरा समझना, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये अपने नाउन से, ये अपने नाम से ही क्लियर है। रिलेटिव प्रोनाउन दरअसल वो शब्द होते हैं जो दो नाउन के बीच में रिलेट करने की कोशिश करते हैं, समझ गए। रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो दरअसल दो शब्द के रूप में प्रयोग, दो शब्द के रूप में रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। कैसे भाई, जरा समझना, मैं एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। ही इज राम हु इज माई ब्रदर, मैंने कहा ये राम है जो मेरा भाई है। अब देखो मैंने क्या कहा, ये राम है जो मेरा भाई है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही हु इज माई ब्रदर बोला, जो मेरा भाई है बोला, तो जो है वो राम का मेरे से संबंध डिफाइन कर गया, मेरा भाई है वो। आई बात आपको समझ में। तो वो जो हु था WHO वो एक रिलेटिव प्रोनाउन था। वैसे ही दैट भी यहाँ पर क्या कर रहा है, संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। किस किस के बीच में सर संबंध बना रहा है, ये तो बोल रहा है ना, ग्रेटेस्ट लीडर और एवर लिव्ड, महान शासक जो बहुत लंबा जिया, हमेशा जिए, ठीक है। सीन है आपको समझ में, तो बात को समझना। हालांकि इस वन के कारण यहां पर सिंगुलर था, तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए था, जो वर्ब है वो सिंगुलर लगना चाहिए था, लेकिन इस दैट ने क्या किया, अपने लिए एक नया नियम लेकर आ गया। दैट का नियम क्या होता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का नियम क्या होता है, दरअसल समझने की कोशिश करना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे इंपॉर्टेंट बात है इसलिए समय ले रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, वो दरअसल हमेशा जब भी वर्ब भरा जाएगा वो अपने नियरेस्ट नाउन के हिसाब से भरवाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, हमेशा वर्ब अपने नियरेस्ट नाउन के हिसाब से भरवाएगा, दूर वाले के हिसाब से नहीं भरवाएगा, ये नियम है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, हमेशा वर्ब अपने नियरेस्ट नाउन के हिसाब से भरवाएगा, दूर वाले नाउन के हिसाब से नहीं भरवाएगा। अब बच्चों का डाउट आता है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। मैं कुछ अभी आपको बता देता हूं, अपने दिमाग में सेट कर लो भाई। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, दैट, हुज, ये सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कहीं अगर ये सारे शब्द दिखें तो समझ लेना कि वो रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दैट है वो रिलेट करवा रहा है, तो दैट के पास में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब होगा यहां भी प्लूरल होगा। तो हैव प्लूरल होता है, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है और ये मोस्ट मिस्टेकन क्वेश्चन होता है, जिसको बच्चे लोग अक्सर गलती करके चले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। अब देखो वो क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉट कॉपिंग, मतलब वो कह रहा है कि ना बच्चों का वो जो ग्रुप है वो कॉपी करते हुए पकड़ा गया।
ठीक है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉपी करते पकड़ा गए, तो कुछ संख्या में बच्चे, उदाहरण के लिए 10 होंगे, 15 होंगे, ये कॉपी करते हुए पकड़ा गए, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज कॉट कॉपिंग। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग, एक यूनिट के सेंस में उसको लिया जा रहा है। नेक्स्ट है अ बॉय एंड द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज। अब जरा बात को समझना, यहां पर दो बार द का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहली बात सिखाई थी, जब भी दो बार प्रयोग किया जाए तो उसके लिए हमेशा प्लूरल का सेंस होता है। एक बार द लगाता तो एक बार ही होता है, दो बार द लगा रहा है मतलब दो बार हो रहा है। इसमें जो गो है वो प्लूरल होगा, जो गोज है वो सिंगुलर होगा, तो यहां पर गो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बने रहना, भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं सारे आपको चाहता हूँ प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, सारा का सारा आपका कवर हो जाए। चलो जरा सुनते हैं। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, ये तो हो चुका है, दो बार द लगाए मतलब कि वो प्लूरल हो गया, प्लूरल है इसका मतलब यहां पर आ जाएगा हैव। ठीक है, एग्री करते हैं हम लोग। चलिए, आई गेस ये क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब देखो बात को समझो, यहां पर मेनी लगा दिया, मेनी का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा मतलब हो गया प्लूरल, तो यहां पर आएगा प्लूरल, प्लूरल होता है हैव, तो इसका सही जवाब हो गया हैव। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। मोस्ट भी दरअसल जो है प्लूरल हो गया, तो हिसाब से आएगा प्लूरल, प्लूरल है यहां पर वेस्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट पे एस लगा हुआ सिंगुलर होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्टक स्ट्रक वर्क, मतलब वो कह रहा है कि बहुत सारी संख्या के जो मजदूर हैं वो लोग फंस चुके हैं, तो यहां पर आ जाएगा हैज स्ट्रक वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है ही एंड हिज फ्रेंड डैश अराइव्ड। अब जरा बात को समझना, ही एंड हिज फ्रेंड, अब यहां पर एंड लगा हुआ है, तो एक वो खुद इंसान हो गया, दूसरा उसका दोस्त हो गया, तो दो लोग हो गए यहां पर, जो कि प्लूरल हो गया, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसी वजह से यहां पर आएगा हैव अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है द अरेबियन नाइट्स डैश टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। यहां पर एक बुक वर्ड मिसिंग है, तो जरा बात को समझना, ये जो अरेबियन नाइट्स है ना, ये दरअसल कुछ और नहीं, ये दरअसल बुक का नाम है, इट इज द नेम ऑफ द बुक, और नेम ऑफ द बुक है मतलब कैसा होगा, सिंगुलर, तो इसकी वजह से यहां पर आ जाएगा इज, जो कि सही जवाब होगा। चले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मैथमेटिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, ये तो हम लोग कर चुके, मोस्ट है तो यहां पर आ जाएगा वेस्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैज स्टक देयर वर्क। पॉलिटिक्स डैश हिज चीफ इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में बहुत सारे इंटरेस्ट है, तो पॉलिटिक्स है इसलिए आ जाएगा वॉज। ठीक है, नेक्स्ट भले ही देखो यहाँ पर एस लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स का सेंस यहाँ पर राजनीति के सेंस में, जो कि सिंगुलर के सेंस में लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द कमिटी डैश चूजन देयर चेयरमैन। अब जरा बात को समझो, द कमिटी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, वो एक कलेक्टिव नाउन है, तो मैंने आपको बताया था वो हमको सेंटेंस में देखकर समझना पड़ता है किस सेंस में प्रयोग कर रहा है। देयर लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर दरअसल प्लूरल होता है। इसके अगर पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो इट्स लगा हुआ था, सिंगुलर था, तो यहां पर क्योंकि उसके लिए जो प्रोनाउन है वो प्लूरल लगा हुआ है, इस वजह से ये जो सब्जेक्ट होगा ये भी प्लूरल ही होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से यहां पर आएगा हैव, इस वजह से यहां पर आएगा हैव। आइडिया एक्सेप्टेड है? यहां तक कंफर्टेबल है बच्चे लोग इस चीज को लेकर? आगे बताएं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट बने रहिएगा, सीखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हमसे 100 किलोमीटर डैश अ गुड डिस्टेंस। फिर से बात को समझो, यहां पर लिखा हुआ है अ, ये जो अ लगा हुआ है इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि वो एक के सेंस में ले रहा है, तो इसके लिए यहां पर जवाब हो जाएगा इज। वीना एंड नॉट यू वॉन द प्राइज। अब जरा बात को समझो, यहां पर ना उसने कॉमा डालकर गेम पूरा पलट दिया। मस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। देखो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वीना तुम नहीं, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, वो कह रहा है वीना ने जो है प्राइज जीता है, तुमने नहीं जीता है। पॉइंट है समझ में? तो यहां पर हो जाएगा वीना हैज वॉन द प्राइज। वहां पर आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि उसने जो एंड यूज किया है सर वहां पर, तो उसका मतलब प्लूरल हो जाना चाहिए था, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कॉमा डाल दिया है, तो बोल रहा है कि वीना तुमने नहीं प्राइज को जीता है, ऐसा वो कह रहा है।
मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश हॉट करी। अब जरा बात को समझो, यहां पर तीन लोग हो गए, मिस्टर ठाकुर, उनकी पत्नी और उनका साला साहब। अब मेरी बात को समझना, यहां पर हालांकि तीन लोग हैं जो कि प्लूरल के सेंस में प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि किससे जुड़े हैं ये देखना पड़ेगा। ये जुड़े हैं एज वेल एज से। और मैंने आपको क्या बात सिखाई थी कि कभी भी अगर नाउन एज वेल एज से जुड़ा हुआ होता है तो जो वर्ब है वो पहले वाले नाउन के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। पहला वाला नाउन है मिस्टर ठाकुर, वो सिंगुलर है तो इसके हिसाब से लिया जाएगा। क्योंकि मिस्टर ठाकुर सिंगुलर है इसलिए वर्ब में जो सिंगुलर होगा उसे चुनूंगा। एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है, इसलिए यहां पर जो आएगा आंसर वो आएगा लाइक्स वाला, LAKES वाला। समझे आप बात को? आइडिया एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट है 1,000 रुपीज डैश अ बिग सम। अब बात को समझो, यहां पे फिर से अ लिया हुआ है, इसी वजह से सिंगुलर के सेंस में ले रहा है, इसलिए यहां पर आ जाएगा इज। नेक्स्ट है ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट। टू लेट का मतलब होता है रेंट में देने के लिए है। टू लेट का मतलब होता है कि आप इसे अपना मान सकते हैं, इसका सेंस ये होता है। तो जरा चीज को समझना, यहां पर रूम्स की बात नहीं चल रही है, हर एक रूम की बात चल रही है। तो प्रत्येक की बात चल रही है, प्रत्येक क्योंकि सिंगुलर है इस वजह से यहां पर आ जाएगा इज। मैं मान के चल रहा हूं आपको चीजें मस्त लेवल पर कनेक्ट हो रही होंगी, आपको मजा आ रहा होगा एकदम सॉल्व करके। बने रहना मेरे साथ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, सुनते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन 40 कहता है ईच डे एंड ईच आवर डैश इट्स ड्यूटी। अब जरा बात को समझो, भले ही यहां पर एंड लगा हुआ है, एंड लगता है तो चीजों को प्लूरल करता है, मैं मानता हूं। राम एंड श्याम होता, सीता एंड गीता होता तो प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता, सच बात है एकदम। लेकिन तुम ये भी तो समझो यहां पर क्या ले लिया है, ईच। तो क्योंकि उसने प्रत्येक ले लिया है, और जो प्रत्येक है वो उन चीजों को सिंगुलर करता हुआ चलेगा, इस वजह से यहां पर आएगा ब्रिंग्स। जो मेरा वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ईच लगा हुआ आ रहा है, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक, जो कि चीजों को सिंगुलर कर रहा है। द हॉर्स एंड कैरियज डैश एट द डोर। अब जरा बात को समझो, ये हॉर्स एंड कैरियज जो है ना वो एक ही पेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी। सीन है आपको समझ में? तो कह रहा है जो घोड़ा गाड़ी जो है ना दरवाजे पर खड़ी है, तो इज, ये सिंगुलर है, घोड़ा गाड़ी एक ही आई होगी, ठीक है, घोड़ा अलग गाड़ी अलग ऐसे नहीं आता है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम टू सी मी। आपको समझना पड़ेगा बेनिफैक्टर क्या होता है। बेनिफैक्टर दरअसल होता है शुभ चिंतक। अब आपको समझना पड़ेगा कि दोस्त और शुभ चिंतक ये दो अलग अलग लोग तो नहीं है। एक भी हो सकता है कि भाई दोस्त भी वही हो और शुभ चिंतक भी वही हो, अलग अलग भी हो सकता है कि भाई एक इंसान दोस्त है, दूसरा इंसान मेरा शुभ चिंतक है, ये तो दोस्ती के नाम पे कलंक है, डिपेंड करता है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर ना उसको कोई आर्टिकल डालना चाहिए था, माई फ्रेंड एंड अ बेनिफैक्टर बोल देता ना अगर वो, तो इससे मैं समझ में आता कि दो अलग अलग लोग हैं, दोस्त अलग है और शुभ चिंतक कोई और है। सीने आपको बात समझ में? तो यहाँ पर कह रहा है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब एक ही इंसान है जो उसका दोस्त भी है और शुभ चिंतक भी है, इस वजह से आएगा सिंगुलर और जवाब हो जाएगा हैज। अगला क्वेश्चन है द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। अब जरा बात को समझिएगा, कंटेंट्स का मतलब होता है सामान, इंश्योर्ड का मतलब होता है जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं ना, ठीक है, जो बीमा आप करवाते हैं, ठीक है, और अगेंस्ट फायर मतलब कि जो आग लगती है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो घर है वो अपने साजो सामान के साथ आग के खिलाफ या फिर अग्नि के वजह से सुरक्षित या फिर बीमा करा दिया गया है। तो घर अपने साजो सामान के साथ मतलब वो इसको एक यूनिट के रूप में ले रहा है। बात हाउस की चल रही है, जैसे इसके पहले मैं क्वेश्चन करवाया था, द किंग केम विथ हिज मिनिस्टर्स, मैंने वो क्वेश्चन करवाया था। तो बात किंग की चल रही थी, मिनिस्टर की नहीं चल रही थी। यहाँ पे घर की बात चल रही है, साजो सामान की बात नहीं चल रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आएगा सिंगुलर और जवाब हो जाएगा वॉज। अगला क्वेश्चन कहता है एवरीबडी डैश हैप्पी एट द पिकनिक। वो कह रहा है कि हर कोई जो है पिकनिक पर खुश है, ठीक है। अब जरा इस वाली चीज को समझने की कोशिश करो, हर कोई जो है पिकनिक पर खुश है, ठीक है। अब एवरीबडी, एवरीबडी जो है ना प्रत्येक के सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसी वजह से यहाँ पर आएगा सिंगुलर, जवाब हो जाएगा वॉज, ठीक है। आइडिया एक्सेप्टेड है, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप सारे बच्चे लोग?
चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, चलो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है डैश ईदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट। वो कह रहा है कि ट्विंस मतलब कि दो भाई या दो जुड़वा बहनें हैं, उनमें से कोई प्रेजेंट है क्या, वैसा पूछ रहा है वो। अब ये ईदर जब लगा होता है ना, तो मैंने आपको बताया था या नीदर लगा रहा है या ईदर लगा रहा है, वो सिंगुलर कर देता है चीजों को। तो वो सिंगुलर कर देगा। ये जो मेरा सब्जेक्ट है, भले ही दो जुड़वा भाई है, लेकिन उनमें से कोई भी एक की बात चलो, उनमें से कोई एक भी आया है क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो क्योंकि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, इस वजह से वहाँ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा और जवाब आ जाएगा यहाँ पर इज। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी क्या होता है सर? जब जजों का समूह होता है, जब बहुत सारे जज एक साथ बैठते हैं, 5-6 जज किसी सुनवाई के लिए बैठते हैं, क्योंकि केस बहुत पेचीदा है, जनता का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस पर, तो एक अकेले आदमी को फैसला लेने नहीं दिया जाता, 4-5 लोग को बैठा दिया जाता है। तो जब 4-5 जज एक साथ बैठे हैं तो उसे हम लोग ज्यूरी कहते हैं, मतलब वो जजों का समूह है। अब जजों का समूह कलेक्टिव नाउन है, मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में प्रयोग किया जा सकता है, बताया था मैंने आपको। अब जरा बात को समझना। मेरे को कैसे पता चलेगा सर? उस सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चलेगा। और कहां से पता चलेगा? सेंटेंस में क्या वर्ड लिखा हुआ है? देयर लिखा हुआ है। देयर किसके लिए यूज कर रहा है? ज्यूरी के लिए यूज कर रहा है। जो देयर है ये तो प्लूरल है, इसका मतलब कि जो इसका सब्जेक्ट होगा वो भी किस तरह से प्रयोग किया गया होगा? प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वर्ब प्लूरल होगा वर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर। 47। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट डैश वर्थ रीडिंग। आई डेयर यू कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में देके बताओ। क्वेश्चन 47 का मतलब 47 क्वेश्चन करवा दिया हूं। एक क्वेश्चन का आपसे जवाब मांग रहा हूं कमेंट सेक्शन में, वो भी सिर्फ एक शब्द में देना है, यहाँ इज या आर। आई डेयर यू टू डू दैट। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में 47 का आंसर अपने चैट सेक्शन में अभी डालें। वीडियो को पॉज करो, तुरंत पहले आंसर डालो, बाद में देखना वीडियो को। चलो सुनो क्या कहता है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट वर्थ रीडिंग। अब जरा इस चीज को समझो। वन लिखा हुआ है तो सिंगुलर था, इसके हिसाब से समझना, नहीं सुनोगे घूम जाओगे कहीं। इसके हिसाब से मेरा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया दैट। इसी वाले वीडियो में ऊपर ऊपर मैंने समझाया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो अपने नियरेस्ट नाउन के हिसाब से लेता है। उसका नियरेस्ट नाउन प्लूरल है तो इसके हिसाब से ये वर्ब प्लूरल होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब डाला तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर? क्योंकि यहां पर एक और शब्द अब की बार लग गया, वो है ओनली। तो कभी भी अगर ओनली शब्द लगा हो, ओनली वन लगा हो, तो इस वाली चीज को अपने दिमाग में डाल लो। कभी भी अगर ओनली वन लिखा रहेगा तो उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, फिर चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो या ना हो। कई बार दिमाग में ओनली के कारण जो मेरा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर क्या है? इज और आर में। जवाब है इज, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इज। आई होप आप इस वाली बात को समझ पाए होगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द टाउन डैश इन रूइंस। वो कह रहा है कि पूरे शहर का 2/3 हिस्सा बर्बाद हो रहा है। अब उस 2/3 हिस्से को ना, वो ना हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा है, प्लूरल हो जाना चाहिए, लेकिन एक यूनिट के रूप में ले रहा है कि इतना पूरा हिस्सा बर्बाद हो रहा है। तो इतना पूरा हिस्सा बर्बाद हो रहा है, एक यूनिट के रूप में ले रहा है, इस वजह से आंसर आएगा इज। सीखे आप लोग। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर डैश दिस। अब देखो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई छोटे में समझाओ, इतनी बकवास सुनने का समय नहीं मेरे पास। तो जब हम किसी बात को बोलते हैं कि हमको छोटे में समझाओ, इतनी लंबी लंबी कहानियां मत करो, तो उस चीज के लिए वर्ड यूज करते हैं द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। तो इस मसले का सारांश, सारांश सिंगुलर है, इस वजह से आएगा इज। लॉन्ग एंड शॉर्ट का सेंस है वहां पर सारांश से। ठीक है, आई गेस आप इस वाली बात को समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 50। अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन अवर क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड। भले ही बॉयज जो है प्लूरल है, लेकिन लिस्ट जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लिया जाएगा सिंगुलर, इसलिए यहां पर आ जाएगा हैज। हैज इसका सही जवाब होगा। आई गेस आप इन चीज़ों को बहुत आराम से सीख पाए होंगे। मैंने आप बच्चों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन मेरे पास और भी अलग अलग क्वेश्चन के सेट हैं। और आने वाले वीडियो में
मतलब ये तो मैंने पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करवाया आपको। आने वाले वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको इस वाली बात का ख्याल रहे, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपको करवाऊंगा जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एग्जैक्टली वैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको काउंट किया जाता है। इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन आप मेरे से नेक्स्ट वाले वीडियो में सीख रहे होंगे। तो इस वाले पूरी वीडियो सीरीज में जो एसआई मेंस के हिसाब से, बाकी सारे एग्जाम्स के बच्चे भी इसको बिल्कुल सुन सकते हैं। जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, सारे एग्जाम में इस लेवल की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका व्यापक में कोई एग्जाम हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस लेवल के क्वेश्चन आप बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं।